हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 67 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने, आप जानते हो कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के माध्यम का अध्ययन किया था। अब कुछ एक फैक्ट प्लांट वाटर रिलेशन इस लेक्चर में। तो बेटा देखो, पादप जल संबंध, पादप जल संबंध यानी जल कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। यस बेटा, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि देखो बेटा, जल पादपों की, अपन कहते हैं कि जल पादपों की सभी कार्य की क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। इसेंशियल है ना बेटा, कि देखो जल पादपों की सभी कार्य की क्रियाओं के लिए क्या है बेटा, अनिवार्य, इसेंशियल है। क्यों बेटा, जैसे अपन बहुत सारे एक्टिविटीज पढ़ेंगे, जैसे खनिजों का उदग्रहण यानी अपटेक, वितरण, या फिर जैसे प्रकाश संश्लेषण में भी जल बहुत आवश्यक है ना। तो अपन एक बात कहते हैं, शोषण में भी, यानी अपन ने कहा कि जल पादपों की सभी कार्य की क्रियाओं, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनके लिए अनिवार्य है। क्योंकि बेटा अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि यह एक उत्तम प्रकार के, यह एक उत्तम प्रकार के, यह एक उत्तम प्रकार का विलायक है, उत्तम प्रकार का विलायक है। यानी बेटा अपन कहें कि बेस्ट सोलवेंट, बेस्ट सोलवेंट, सबसे उत्तम प्रकार का विलायक है ये। विलायक, जो विलय को अपने अंदर घोल लेता है ना, वो विलायक है ना बेटा। और ये उत्तम प्रकार का विलायक क्यों है बेटा, क्योंकि एक तो इसकी पोलर नेचर, ध्रुवीय प्रकृति, पोलर नेचर, ध्रुवीय प्रकृति, ये ध्रुवीय विलायकी तो है। यस बेटा, तो ध्रुवीय प्रकृति होती है। आप केमिस्ट्री के अंदर जल की संरचना भी पढ़ते हैं, तो इसकी पोलर नेचर होती है, ध्रुवीय प्रकृति। यस बेटा, फर्स्ट चीज तो। दूसरा है इसका महीन आकार, इसका महीन आकार, जो स्मॉल साइज होती है। यस बेटा, फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं बेटा कि वाटर एक एक्सीलेंट सोलवेंट है, एक यूनिवर्सल सोलवेंट है, सार्वभौमिक विलायक है, सभी विलायकों में सबसे बेस्ट प्रकार का ये सोलवेंट है ना। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि ये जो जल है, मैं आपको बता दूं, मतलब किन चीजों के लिए सबसे अच्छा सोलवेंट ये प्रयुक्त होता है। तो देखो कि यह आयनिक यौगिकों, जितने भी आयनिक यौगिक हैं, जैसे NaCl है, जो भी आयनिक यौगिक हैं, खनिज है ना बेटा, तो आप जानते हैं कि आयनिक यौगिकों तथा ऐसे अणु अपन ब्रैकेट में लिखें, शर्कराएं, शुगर व प्रोटीन, शर्कराएं व प्रोटीन, जो कि OH ग्रुप, ये तो आप जानते हो ना, शर्कराओं में ग्लूकोज में इनमें OH ग्रुप होता है। यानी आयनिक यौगिकों तथा ऐसे अणु, शर्कराएं या प्रोटीन, जो OH ग्रुप या एमिनो ग्रुप धारण करती हैं, जल में आसानी से डिजोल हो जाती है, आसानी से घुल जाती है, घुल जाती है। यस बेटा, इसलिए अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखते हैं कि जैसे अपन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखेंगे कि जो पादपों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व हैं या अन्य विलय, यस बेटा, उनके उदग्रहण में और वितरण में सहायता करता है। अतः अपन कहेंगे बेटा कि जल पादपों की वृद्धि व परिवर्धन में आवश्यक जो अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों के उदग्रहण यानी अपटेक व वितरण में सहायक है, वितरण में सहायक है। यस बेटा, और भी कई फैक्ट अपन इससे रिलेटेड बताते हैं आपको। देखो, आप जानते हो बेटा कि
कोशिका को जीवित रखने के लिए जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो कोशिका की विभिन्न आवश्यक, जो अनिवार्य आवश्यक रासायनिक अभिक्रियाओं में यह प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। यानी बेटा डायरेक्टली पार्ट करता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो इसेंशियल है, आवश्यक है। यस बेटा। और आप समझ सकते हो कि कोशिका में तो जीवद्रव्य है, वो कुछ भी नहीं। जीवद्रव्य का आप समझ सकते हैं कि जीवद्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म का 85 से 90% क्या है बेटा, जल ही है। यस। अब अपन कुछ बातें और कहें कि देखो बेटा, ये इससे रिलेटेड अपन कुछ और फैक्ट बताएं कि देखो बेटा, कि जो शाखीय पौधे होते हैं उनमें तो आप जानते हैं कि 85 से 90% भाग जल ही है, शुष्क भाग के रूप में केवल 10-15% है। तरबूज की कोशिका में तो आपके आंसर लिख रखा है 92% तक वाटर है। बात को समझ रहे हैं? क्लियर है? और अपन कहें बेटा कि जैसे जो कास्ट की तुलना में, वुड की तुलना में शाखीय भाग में ज्यादा पानी होता है, ये तो आप समझ सकते हो। और कास्ट में भी जैसे एक होती है ना रस कास्ट, जैसे द्वितीयक जाइलम होता है सैपवुड, जो परिवहन करती है, कंडक्शन करती है, उसमें पानी जरूर 60-65% तक होता है। लेकिन जो हार्टवुड होती है, सेंटर जो हार्टवुड होती है, प्रतिरोधी, जो कभी समन नहीं करती, उसमें तो आप जानते हैं कि फिर भी उसमें 10-20% तक पानी होता है। सूखे हुए बीज, एकदम ड्राई सीड, उसमें भी 10 से 15% जल है, तभी वो जीवित है और श्वसन जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो कर सकता है। बात को समझ रहे हैं? अब आप जानते हो कि दिन भर के अंदर पौधे जितना जल अवशोषित करते हैं उसका अधिकांश भाग वेपर, वाष्प में उड़ा देते हैं, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही वो अपने शरीर के जो तापमान को नियमित करते हैं। अपन आगे जब ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे तो ये बात बताएंगे आपको। प्रकाश संश्लेषण में जल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में प्रयुक्त होता है। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि दिन भर के अंदर अवशोषित पानी का मोस्ट ऑफ पार्ट 98-99% वेपर में उड़ा देते हैं। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट ये हैं बेटा, जैसे अपन कहें कि एक मक्का का एक पौधा, परिपक्व पौधा, एक दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी अवशोषित करता है। और सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने भार के बराबर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यस बेटा। तो इसलिए अपन बात रहे कि जल बहुत आवश्यक है पौधों के लिए, और जल की बहुत ही अधिक मांग होती है प्लांट को। बात को समझे? और यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह प्रयुक्त होता है। अभी अपन आगे कुछ टॉपिकों में भी बातें करेंगे। तो फिर एक बहुत महत्वपूर्ण नोट जो मैं समझाने के लिए बात आपको मैंने बताई है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कि जल की इस अत्यधिक मांग के कारण, जल की इस अत्यधिक मांग के कारण, मैं बता दूं बेटा आपको कि जल की इस अत्यधिक मांग के कारण जल कृषि व प्राकृतिक दोनों में, कृषि व प्राकृतिक पारितंत्रों में पादपों की वृद्धि, ग्रोथ व प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के लिए सीमाकारी होता है, लिमिटिंग होता है, सीमाकारी होता है। यानी बेटा लिमिटिंग होता है कि अगर इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो उनकी वृद्धि भी अच्छी होगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पौधे सामान्य जल की कमी महसूस करते हैं। बात को समझ रहे हो ना? इसलिए आप जानते हो बेटा कि जल की अत्यधिक मांग कारण जल कृषि और प्राकृतिक पारितंत्र में पादपों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए सीमाकारी होता है। और आप समझ सकते हो, अपन जो कृषि होता है, एग्रीकल्चर में अपन इरिगेशन, सिंचाई बार बार करते हैं, तो वो जल की कमी होती है बार बार सोइल के अंदर, तभी तो अपन सिंचाई करते हैं ताकि पौधों की वृद्धि और उत्पादकता अपन को परफेक्ट मिले। इसलिए कृषि हो या प्राकृतिक पारितंत्र हो, पादपों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए जल सीमाकारी होता है। बात को समझे बेटा? तो इसलिए परमात्मा की बहुत सारा इंपॉर्टेंट इस प्रकार जल बहुत ही आवश्यक है। तो ये अपना ऐसे एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ दे रखा था, उसमें कुछ फैक्ट, कुछ लाइनें दे रखी है, आप एक बार अच्छे से उसको रीडिंग कर लें। अब देखिए बेटा, अब अपन यहाँ जो नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो बेटा,
कि बेटा नीट 2020 का पेपर भी 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, सीधी एनसीईआरटी की लाइनें आई हैं, इसलिए आपको सबसे ज्यादा फॉलो करना है किसको? एनसीईआरटी को। यस, अब देखिए बेटा, हाँ बेटा, अब ये टॉपिक देखिए आप, परमेबिलिटी, पारगम्यता। यस बेटा, तो देखो पारगम्यता क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, मैं आपको ये बता दूं, आपने सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया है और आपने एक पादप कोशिका की संरचना का अध्ययन किया है। तो जैसे पादप कोशिका की संरचना में, पादप कोशिका की जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाह्यतम जो परत होती है वो आपकी क्या है? सेल वॉल। तो ये एक संरचनात्मक अवरोध हो गया, बैरियर, सेल वॉल। और फिर आप देखते हो बेटा कि पादप कोशिका में सबसे बाहर तो आपका सेल वॉल हो गया ना, और सेल वॉल के बाद आपने क्या बात की थी? मेम्ब्रेन की। ये मान लो कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस बेटा, और आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई यूकेरियोटिक कोशिका में बात करो तो इसमें झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग होते हैं। मान लो अंदर जैसे ये कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी कोशिका द्रव्य से कुछ बैरियर या अपन बात रहे कि झिल्लियों से पृथक है, पृथक है। यस बेटा, अब देखो कोई भी पदार्थ की, अणु की, आयन की गति होगी तो इनको पार करके जाएगी, और वापस जाएंगे तो भी इनको पार करके जाएंगे। यस बेटा, और एनिमल सेल है, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में आप जानते हो कि केवल आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको पार करके आएंगे और वापस पार करके जाएंगे। तो बस यही आपका है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं बेटा कि परमेबिलिटी क्या होती है ना। अब इनको आप चाहे अवरोध कह दो, संरचनात्मक अवरोध बैरियर, या फिर झिल्ली बता दो, झिल्ली। तो अब सीधी सी बात है बेटा कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि परमेबिलिटी यानी पारगम्यता क्या है। यस, इतना तो आप समझेंगे ना। तो आप जानते हैं झिल्ली की पारगम्यता, झिल्ली की गैसों, द्रवों या विलों को स्थानांतरित करने की क्षमता है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि झिल्ली की पारगम्यता, पारगम्यता झिल्ली, झिल्ली की गैसों, द्रवों, आयनों, है ना बेटा। तो अपन ने क्या कहा, झिल्ली की जो पारगम्यता है वो झिल्ली की गैसों, द्रवों या विलों को इससे स्थानांतरित करने की क्षमता है, स्थानांतरित करने की क्षमता है। यस बेटा, है ना। अब अपन बात करें कि जो पारगम्यता है या फिर ये स्थानांतरित करने की जो क्षमता है, ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ना, ये किस पे निर्भर करती है? तो आप कहोगे कि भाई पारगम्यता, पारगम्यता की निर्भरता। तो पारगम्यता की बेटा निर्भरता है, फर्स्ट तो झिल्ली की प्रकृति कैसी है, झिल्ली की प्रकृति, नेचर कैसी है, उसका संगठन कैसा है, कंपोजिशन कैसा बेटा। और दूसरा जो आप जानते हो कि जो स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी स्थानांतरित होने वाले अणु या आयनों की प्रकृति, स्थानांतरित होने वाले अपन कहें बेटा कि स्थानांतरित होने वाले अणुओं या आयनों की प्रकृति, उनकी क्या प्रकृति है। जैसे अभी आपने कहा था ना, झिल्ली पोलर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो पोलर को नहीं जाने देगी, नॉन पोलर जो वसामे घुलनशील उनको जाने देगी, लेकिन पोलर को फिर अनुमति नहीं देगी। तो खैर वो सारी बातें, तो पारगम्यता की निर्भरता झिल्ली की प्रकृति, संगठन और स्थानांतरित होने वाले अणुओं, आयनों की प्रकृति पर है। और फिर अपन कहते हैं कि पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती है। ये जो बैरियर होते हैं बेटा, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती हैं।
यस बेटा। अभी निम्न है, सबसे पहले देखो अपन लेते हैं परमिएबल। सबसे फर्स्ट आपकी क्या है बेटा, परमिएबल। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली। तो ध्यान से सुनिएगा, पारगम्य झिल्ली कौन सी है, पारगम्य बैरियर अवरोध या पारगम्य झिल्ली कौन सी है। तो आप जानते हैं बेटा कि परमेबल मेम्ब्रेन वो है जो अपने आर पार आप समझ सकते हैं कि बेटा अपने आर पार सोलवेंट यानी विलायक, सोलवेंट यानी क्या बेटा, विलायक, जैसे जल या सोल्यूट जो विलीन कण होते हैं, विले होते हैं, सोल्यूट विले, दोनों को ही जाने की अनुमति देती है। यस बेटा, दोनों को ही मतलब प्रवाहित होने की अनुमति देती है, दोनों के ही परिवहन की अनुमति देती है। सोलवेंट, विलायक और विले दोनों को अनुमति दे रही है। अब दोनों की अनुमति तो कौन दे रही है बेटा, जैसे प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, या अपन कहें पेक्टोसेलोजिक सेल वॉल। तो आपने पढ़ा था ना कि कोशिका भित्ति सबके लिए पारगम्य है, विलेय हो चाहे विलायक हो, वो दोनों को ही ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की अनुमति देती है। यस, और पारगम्य होती है। आपने कहा था कि बहुत बड़े अणु, वर्ध अणु को रोकती है, बाकी विलेय हो चाहे विलायक दोनों के लिए पारगम्य होती है। तो ये परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति या पेक्टोसेलोजिक सेल वॉल। बात को समझे, ये आपकी बात हो गई बेटा, क्लियर। अब आप दूसरी नेचर आप देखिएगा, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है मैं आपको बता दूं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली बेटा क्या होती है कि जो अपने आर पार, ये आपको बता दूं, अपने आर पार विलायक को तो परिवहन की अनुमति देती है, सोलवेंट विलायक यानी जल, विलायक को तो परिवहन की अनुमति देती है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो विलेय है, सोल्यूट है, वो इसको पार नहीं कर सकता। विलेय, जो विलीन कण होते हैं सोल्यूट, वो इसको पार नहीं कर सकता, उसको परिवहन की अनुमति नहीं देती। तो ये आपकी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। इंपॉर्टेंट है ना। और इसके एग्जाम्पल आपके क्या होंगे बेटा, एक तो जैसे अंडे की जो झिल्ली होती है, एग मेम्ब्रेन, ये तो नेचुरल जो पक्षियों के अंडे होते हैं ना, अंडे की मेम्ब्रेन है ना, अंड झिल्ली, एग मेम्ब्रेन। यस बेटा। और इसके अलावा तुम जानते हो कि सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है, या मैं आपको एक और बताऊं एग मेम्ब्रेन के अलावा नेचुरल में, जैसे एनिमल जो पशु होते हैं, तो एनिमल में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर भी आप जानते हैं कि उसकी जो झिल्ली होती है, आप जानते हैं कि विलायक के लिए पारगम्य होती है, लेकिन विलेय को जाने की अनुमति नहीं देती। इसके अलावा देखो बेटा कुछ सिंथेटिक मेम्ब्रेन यहां पे आती है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन, सिंथेटिक मेम्ब्रेन संश्लेषित झिल्लियां है ना, संश्लेषित झिल्लियां। तो संश्लेषित झिल्लियों में कौन कौन होती हैं मैं आपको बता दूं, जैसे बेटा सेलोफेन मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन है ना बेटा, पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट पेपर, यस, फेरी साइनाइड मेम्ब्रेन है, फेरी साइनाइड मेम्ब्रेन आती है, फेरी साइनाइड मेम्ब्रेन। तो ये सारा किसके एग्जाम्पल है, सेमी परमेबल के, किसके भाई, सेमी परमेबल के हो गए। यस, इसके बाद में देखिए बेटा कि जो थर्ड होती है, वो थर्ड आपकी जो होती है बेटा, वो होती है सिलेक्टिवली परमेबल।
सॉरी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना बेटा। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य बेटा वो होती है जो, देखो कि वही बात कि वो सोलवेंट को तो जाने की अनुमति देगी, ये लो जी सोलवेंट, सोलवेंट यानी विलायक, तो विलायक को जाने की अनुमति तो देती है, और कुछ चयन किए, कुछ सेलेक्टेबल, कुछ विशिष्ट विलयों को, तो यहाँ सोल्यूट के अंदर दो चीज होगी, कि सोल्यूट के अंदर दो चीज होगी, जैसे यहाँ कुछ विलय हैं उनको जाने की अनुमति नहीं देगी, ये लो, लेकिन कुछ सेलेक्टेबल हैं, सेलेक्टेबल तो उनको जाने की अनुमति दे देगी। यस बेटा, तो ये आपकी क्या होगी बेटा? सेलेक्टिवली परमेबल, चयनात्मक पारगम्य। यस बेटा, ये अपन कहते हैं विविधात्मक पारगम्य, डिफरेंशिएटिव मतलब परमेबल आपकी हो गई। और इसके जो एग्जाम्पल की आप बात करोगे तो आप जानते हो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली इसी का एग्जाम्पल है, प्लाज्मा झिल्ली सेलेक्टिवली परमेबल होती है, चयनात्मक पारगम्य। आपने बताया था कि जैसे वसा में जो घुलनशील है वो तो आसानी से फिसल जाएंगे, विसरित हो जाएंगे, यानी नॉन पोलर सोल्यूट, लेकिन पोलर सोल्यूट को नहीं जाने देगी, पोलर सोल्यूट को नहीं जाने देगी, नॉन पोलर को जाने देगी, तो चयनात्मक पारगम्य होगी, सेलेक्टिवली परमेबल। यस बेटा, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जैसे वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, या जो कोशिकांगों के ऊपर मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन, कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं उनके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो आप जानते हैं चयनात्मक पारगम्य होती है। क्या होती है बताओ? चयनात्मक पारगम्य। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा जैसे मैं चौथा टाइप आपको बताता हूं कि जो फोर्थ टाइप, इसमें आप समझ गए सेलेक्टिवली परमेबल में प्लाज्मा झिल्ली है, टोनोप्लास्ट है ना, और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन या ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन जो कोशिकांगों की झिल्लियां हैं वो सारी आपकी क्या होती है बेटा? सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव परमेबल या डिफरेंशियली परमेबल, विविधात्मक पारगम्य। इनको अपन चयनात्मक या फिर क्या कहते हैं? विविधात्मक पारगम्य। यस बेटा, फिर देखिएगा यहां जो चौथा टाइप है वो आपकी है इम्परमेबल, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन या जो भी अवरोध इम्परमेबल है, यानी अपारगम्य। अपारगम्य कौन होती है बेटा? अपारगम्य कौन होती है? ऐसा अवरोध, ये देखो, जो किसी को नहीं जाने देगा, ना तो सोलवेंट को जाने की अनुमति देगा, ना तो सोलवेंट को परिवहन की अनुमति देगा, विलायक को भी अनुमति नहीं देगा और विलेय को भी अनुमति नहीं देगा। सोल्यूट जो विलेय के कण होते हैं उनको भी अनुमति नहीं देगा। कौन? जो इम्परमेबल होती है। अब इम्परमेबल कौन होती है बेटा? जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सुबेरिनाइज्ड, सुबेरिनाइज्ड जो सेल वॉल होती है ना, सुबेरिनीकृत कोशिका भित्ति, आपने सुना होगा एनाटॉमी में, आगे बता देंगे। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, कॉर्क, सॉरी कॉर्क द्वितीयक वर्दी होती है ना, द्वितीयक वर्दी, तो वहां कॉर्क कोशिकाएं होती है, सुबेरिनाइज्ड सेल वॉल, सुबेरिनीकृत कोशिका भित्ति, क्योंकि सुबेरिन जल प्रतिरोधी होता है। ऐसे ही क्यूटीन से, जैसे क्यूटी, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, क्यूटिनीकृत सेल वॉल, क्यूटिनीकृत सेल वॉल। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये आपकी क्या है? इम्परमेबल है, जो किसी को नहीं जाने की अनुमति देगी।
बात को समझ रहे हैं? तो ये बात आपकी हो गई। इसके अलावा अगर अपन सिंथेटिक बातें करें तो जैसे प्लास्टिक होती है, ये सारे आपके होते हैं। तो ये आप जानते हैं बेटा कि क्या है, इम्प्रिमेबल मेम्ब्रेन है। क्या बताओ, इम्प्रिमेबल। यस। अब देखिए ये पॉइंट आपका हो गया कि पारगम्यता, परमेबिलिटी आपकी होगी, और परमेबिलिटी को आपने समझा है। अब देखिएगा बेटा मैं एक चीज और समझा देता हूं, उसके बाद अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ऑस्मोसिस, परासरण पढ़ेंगे। यस बेटा। तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं, उसके बाद में ये बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे बेटा मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि जैसे सॉल्यूशन आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन यानी विलियन होता है, विलियन। यस बेटा। तो एक समांगी मिश्रणी तो है सॉल्यूशन, विलियन। और आप समझ सकते हो कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक मेजर जो सबसे मेन पार्ट होता है वो आपका होता है विलायक, विलायक यानी सोलवेंट। जैसे भी आपने कहा था कि जल विलायक है, महत्वपूर्ण विलायक। तो ध्रुवीय विलायक है, तो ध्रुवीय विलयों को अपने अंदर घोलेगा। कुछ आप जानते हो बेटा कि अध्रुवीय नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये तो इनऑर्गेनिक है भाई, जल तो क्या है, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, ध्रुवीय। और कुछ आपके होते हैं ऑर्गेनिक जो अध्रुवीय होते हैं, जैसे एल्कोहल होता है, एथेनॉल, और ये होते हैं केरोसिन, डीजल, ये होते हैं। यस बेटा। तो आप जानते हो सॉल्यूशन में, विलियन में मेजर पार्ट तो विलायक होता है, सोलवेंट, और दूसरा आपका होता है विले। जो विलीन कण होते हैं, विले यानी सोल्यूट, जो बेटा विलीन कण होते हैं, कम मात्रा होती है। ये विलीन कण उस विलायक में ही घुलित अवस्था में रहते हैं, डिजोल्व रहते हैं घुलित अवस्था में, और आप आसानी से अलग भी नहीं कर सकते हो। अब आपने कहा था कि विलेय की सांद्रता के आधार पर, जैसे अपन केमिस्ट्री में से लिखते हैं ना, विलेय की सांद्रता के आधार पर, जैसे अपन कहते हैं बेटा कि तनु विलियन यानी डाइल्यूट, तनु विलियन यानी विलेय की बहुत कम सांद्रता है डाइल्यूट में, तनु विलियन में। एक अपन बात करते हैं सांद्र विलियन, तो सांद्र विलियन की बात होती है कि विलेय की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। विलेय की सांद्रता क्या है, ज्यादा। एक गिलास पानी में आपने एक चुटकी भर नमक डाल दिया, तनु विलीन ही है, लेकिन आपने 2-3 चम्मच नमक डाल दिया तो क्या बन गया, सांद्र विलीन। या चीनी डाल लो, बात को समझ रहे हैं? तो ये बात आपकी होती है। अब देखो बेटा अपन को तो यहाँ पे केवल सॉल्यूशन के कुछ प्रकार पढ़ने हैं। फिर सुनो कि अपन एक विलियन की दूसरे विलियन से तुलना करें, मान लो एक की 20 से तुलना करें, और ए तनु विलियन और ये सांद्र हो, तो एक विलियन की दूसरे विलियन से तुलना, तो ये कम सांद्र है। तो ये आप जानते हो कि अल्प प्रासरी, लेकिन अपनी यहाँ बोटनी की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ अगर अपन बोटनी की बात कर रहे हैं तो अपन कोशिका रस से, जो साइटोप्लाज्म है, उससे अपन तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म से। जो कोशिका रस होता है उससे अपन तुलना करेंगे किसके प्रकार पढ़ने के लिए, विलियन के प्रकार पढ़ने के लिए, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। यस बेटा। तो अपन एक बात कहते हैं यहां पर कि एक विलियन की दूसरे विलियन, अपन एक बात कहते हैं यहां पर कि एक विलियन की दूसरे विलियन या कोशिका रस, सेल सैप आपने सुना है, या जो रसधानी का रस, वैक्यूलर सैप सुना है। तो देखो एक विलियन की दूसरे विलियन या कोशिका रस के संदर्भ में इसकी परासरणीय सांद्रता की अगर अपन तुलना करें तो परासरणीय सांद्रता के आधार पर
विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। यस बेटा, तो एक विलयन के अपन दूसरी विलयन से या कोशिका रस से, साइटोप्लाज्म से आप तुलना करेंगे और किस संदर्भ में आप प्राश्न सांद्रता के आधार पर आप तुलना करेंगे, तो बेटा आप जानते हैं कि भी कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है विलयन, एक कैटेगरी आपकी क्या होगी बेटा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन। तो अपन कह देंगे कि ये जो अल्प पराशरी विलयन है ये क्या बेटा, अल्प पराशरी। तो अपन कहेंगे बेटा अल्प पराशरी विलयन क्या है कि सेल सैप, या यहां ऐसी लाइन लिख देंगे कि भाई कोशिका रस की तुलना में, कोशिका रस यानी सेल सैप, जो साइटोप्लाज्म में भी तो विलीन कण होते हैं ना, इसलिए तो सेल सैप, कोशिका रस या अन्य विलयन, अन्य विलयन की तुलना में कम परासरणी सांद्रता वाला, सांद्रता वाला विलयन, यानी उनके कंपैरिजन में कम विलय है उसमें, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अल्प पराशरी विलयन। अच्छा, दूसरा आप देखिए बेटा, अपन यहां पर ले लें, जैसे अपन लेते हैं आइसोटोनिक समप्राशरी। यस बेटा, तो आप जानते हो कि जो भी आप साइटोप्लाज्म ले रहे हो, कोशिका रस, कोशिका रस या अन्य विलयन के बराबर परासरणी सांद्रता वाला विलयन, यानी बेटा कोशिका रस की साइटोप्लाज्म की और उस विलयन की परासरण सांद्रता बराबर हो। यस, या एक विलयन के अपन दूसरे विलयन से तुलना करें तो दोनों की परासरण सांद्रता क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, समप्राशरी, आइसोटोनिक। अच्छा, एक टाइप क्या होता है आपका बेटा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अति प्राशरी विलयन, अति प्राशरी विलयन। तो ध्यान से सुनना कि भी जो अति प्राशरी विलयन होता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कोशिका रस, साइटोप्लाज्म या सेल सैप, कोशिका रस, सेल सैप या अन्य विलयन की तुलना में, अन्य विलयन की तुलना में अधिक परासरणीय सांद्रता वाला विलयन, बहुत ज्यादा परासरण सांद्रता वाला विलयन, तो ये आपका क्या होगा बेटा, हाइपरटोनिक। समझ गए, ऐसे आपके होते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और क्या, हाइपरटोनिक। क्लियर है, बात को समझ रहे हैं, तो ये आप देखिएगा। क्लियर। अब अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो अपन कहते हैं ऑस्मोसिस। हाँ, तो देखिए बेटा, ऑस्मोसिस परासरण। तो परासरण क्या है बेटा, यस बेटा, तो आप ध्यान दें बेटा कि परासरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और परासरण को अगर आप बहुत तरीके से आप समझेंगे तो वाटर की मूवमेंट, पानी की गति, जल का प्रवाह कैसे हो रहा है वो आपके समझ में आएगा, और वो आगे के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा कि ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है। तो अपन कहेंगे बेटा कि अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य, मैंने आपको बता दिया अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यस बेटा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक, विलायक क्या है, किसकी बात हो रही है, जल की। यस बेटा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक यानी जल
का, जल का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। यस बेटा, यानी विलायक के अणु, जल के अणु, तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से किधर जा रहा है, निम्न सांद्रता की ओर। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक जल का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, है ना। अथवा अपन आगे कहें कि अथवा अपन और क्या कहें, या अपन प्रवाह तो जल का ही कराएंगे, लेकिन अपन कहें कि कम विलेय सांद्रता से अधिक विलेय सांद्रता की ओर जल का प्रवाह। अब बेटा ध्यान दो, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत सारे भोले बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी तो आपने कहा कि जल का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, अभी आपने कह दिया कम विलेय सांद्रता से अधिक विलेय। और तो बेटा कम विलेय किसे कहते हैं, सोल्यूट को, सोल्यूट। यस, तो कम विलेय मतलब तनुविलियन तो जल के अणु तो ज्यादा ही है ना, उधर जल के अणु क्या है, ज्यादा। और अधिक विलेय मतलब सांद्र विलीन, उधर जल की मात्रा क्या हुई, कम। तो जल तो अपनी उच्च से निम्न ही जा रहा है ना, तो कम विलेय सांद्रता से अधिक विलेय सांद्रता की ओर जल का प्रवाह। यस, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि तनु विलियन। अब मैंने विलियन ले लिया बेटा, विलायक नहीं लिया है। तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर, सांद्र विलियन की ओर जल का प्रवाह। अब बताओ बेटा प्रवाह किसका हो रहा है, जल का, सोलवेंट का, वाटर का। तो कम विलेय वाला विलियन कौन सा होगा, तनु विलियन के अंदर विलायक जल ज्यादा है और सांद्र विलियन के अंदर विलायक जल कम है। तो जल तो अपनी अधिक सांद्रता से किधर आया, कम सांद्रता की ओर। यस, ये तो अपन परिभाषाएं बना देते हैं कि कम विलेय सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक विलेय सांद्रता की ओर जल का प्रवाह, या तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर जल का प्रवाह। तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं लाइन बोलूं, है ना, सीधी सी बात मैं आपको बोलूं बेटा कि भाई ये जो परासरण है, परासरण ये अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार, मैं ऐसे कह दूं बेटा कि परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जल का विशेष प्रकार का विसरणी है। यानी बेटा ये स्पेसिफिक डिफ्यूजन ही तो है, विशेष विसरणी तो है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से बस विलायक ही जा सकता है, और विलायक अपने अधिक सांद्रता से किधर जाएगा, कम सांद्रता की ओर। बात को समझे, तो वो विसरणी तो हुआ, वो क्या हुआ, विसरण। तो परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जल का विशेष प्रकार का विसरणी है, स्पेसिफिक डिफ्यूजन, है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर अपन देखो ये बात कहें कि भाई परासरण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का लक्षण है। भाई ओस्मोसिस किसका करेक्टर है, किसका लक्षण है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। अब बेटा अब ये दिमाग में आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात की थी, जैसे एग मेम्ब्रेन, परचमेंट पेपर, तो इसका मतलब ये मत समझ ना कि परासरण बस उसी के थ्रू होगा, बाकी तो होगा ही नहीं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने क्या बताई थी, चयनात्मक पारगम्य। तो जो चयनात्मक पारगम्य होती हैं वो अर्धपारगम्य का गुण तो है ही उसमें, यानी विलायक को तो जाने ही देगी वो, विलायक को तो, विलायक कणु तो जाएंगे ही जाएंगे, बस कुछ सिलेक्टिवली, कुछ चयन किए कुछ विलेय जाएंगे, और वो चयन किए विलेय ध्रुवीय प्रकृति के तो होंगे नहीं, ध्रुवीय प्रकृति के तो नहीं होंगे, वो अध्रुवीय ही होंगे। यस, इसलिए अपनी जो कोशिका होती है, कोशिका में जो कोशिका झिल्ली है, उसके आर पार भी परासरण यानी जल का परिवहन हो सकता है। यस बेटा, तो अपन कहें कि सामान्यतः अपन मानते हैं कि परासरण
सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन का लक्षण है, स्पेशली अगर प्रयोग के तौर पर पढ़ें तो। यस बेटा, तो ये आप समझ रहे हैं भाई, परासरण एक विशेष विसरण है और परासरण में जल के अणु अपनी उस सांद्रता से किधर जाने हैं, कम सांद्रता की ओर। अब उसको अपन ये बदल दिया कि कम विले, तो कम विले की ओर, जिधर विले विले सोल्यूट कम उधर सोलवेंट जल ज्यादा ही है, तो कम विले से अधिक विले की ओर भी जल तो अपने अधिक से कम की ओर ही जा रहा है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि परासरण की दिशा और दर, परासरण की दिशा एवं दर, सांद्रता प्रवणता, जो विलय की सांद्रता है, सांद्रता प्रवणता तथा दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। यस बेटा, तो परासरण की दिशा तथा दर सांद्रता प्रवणता तथा दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। क्लियर? और फिर अपन कहें बेटा, देखो मैं आपको थोड़ा सा परासरण का प्रदर्शन बता देता हूं, तो इजी वे के अंदर। जैसे बेटा मैं यहां आपको जल से भरे हुए 2 चैम्बर लेता हूं और जल से भरे हुए 2 चैम्बर को मैंने यहां पे फर्तक कर दिया अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ये लो जी, SPM, सेमी प्रिमेबल मेम्ब्रेन। अब आप 2 विलियन भी ले सकते हो, तनु विलियन, सांद्र विलियन, या फिर एक तरफ आप देखो बिल्कुल प्योर वाटर ले रहे हो, शुद्ध जल, शुद्ध जल। यस बेटा, शुद्ध जल यानी विलय है ही नहीं, केवल विलायक विलायक है, शुद्ध जल है। मतलब शुद्ध विलायक। यस बेटा। अब आप दिमाग लगाओगे, जब शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है, तो इसके अणु गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो शुद्ध जल के अणुओं का अधिक विसरण दाब होगा, अधिक विसरण दाब, क्योंकि ये विस्तृत होना चाहते हैं, गति करना चाहते हैं, अधिक विसरण दाब होगा, तो ये अधिक गति करना चाहेंगे। अब मान लो कि इस चैम्बर में आपने जल तो ले लिया, जल तो आपने ले लिया, यस बेटा, लेकिन साथ साथ में अपन बात रहा कि कुछ विलय के कण, सोल्यूट के पार्टिकल, सोल्यूट कण, विलय के कण डाल दिए, लो ये विलय के कण डाल दिए। अब विलय के कण डाल दिए तो ये विलियन हो गया, है ना? ये क्या हो गया बेटा? विलियन सॉल्यूशन। यस। अब विलियन में आप जानते हो क्या है बेटा? विलय, सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो मतलब आप जानते हो कि इधर का विसरण दाब क्या होगा? कम विसरण दाब, कम विसरण दाब। क्या कहोगे तुम? विलय के कारण जल के अणुओं की कम गति, यानी विलय के कारण जल के अणुओं की गति कम होगी ना, घटेगी। सही। अब देखो, इधर का विसरण दाब ज्यादा होगा, इधर का विसरण दाब कम। आपने जब विसरण पढ़ा था तो क्या कहा था कि जो अणु है वो अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर। तो भाई इधर तो बिल्कुल प्योर वाटर है ना, तो जल की उच्च सांद्रता है, इधर जल की क्या है? कम सांद्रता है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अगर तुम इन दोनों चैम्बर में विलीन भी लेते, इधर कम सांद्र विलीन लेते, इधर अधिक सांद्र विलीन लेते, तो भी विलायक जल कम सांद्र विलीन से अधिक सांद्र विलीन की ओर, क्योंकि विलायक जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर। तो ये परासरण है बेटा। ये क्या है बेटा? परासरण। बोलो। अब देखो बेटा कि परासरण का प्रदर्शन, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो प्रयोग कुछ दिए गए हैं, तो अपन कहते हैं बेटा कि परासरण
का प्रदर्शन, प्रासरण का प्रदर्शन आलू के प्रासरण मापी यानी पोटैटो ऑस्मोस्कोप, है ना बेटा। प्रासरण का प्रदर्शन आलू के प्रासरण मापी पोटैटो ऑस्मोस्कोप या थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट, थिसेल फनल प्रयोग द्वारा किया जाता है। यस बेटा। तो देखिए कि प्रासरण का प्रदर्शन आलू के प्रासरण मापी पोटैटो ऑस्मोस्कोप या थिसेल फनल एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया जाता है। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा ये एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं। ये अपन कहें बेटा कि भाई आलू का प्रासरण मापी कैसा है, इसको आप बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाता हूं। यस बेटा। तो ये यहां तो आपको समझ में आई कि भाई ये जल के अणु ये गति करेंगे, जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाएंगे। यस बेटा। अब देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूं तो देखो बेटा कि आलू का प्रासरण मापी पोटैटो ऑस्मोस्कोप। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो अपन एक यहां पर आप समझ सकते हैं कि अपन एक बीकर लेते हैं, और इसमें आप जानते हो कि अपन शुद्ध जल भरते हैं और उसमें अपन एक यहां पर पोटैटो, तो यहां आप जानते हो बेटा कि अपन एक पोटैटो रख देंगे। क्लियर। और इसमें अपन ने क्या ले लिया, शुद्ध जल। और अपन ने बेटा एक जो ताजा फ्रेश पोटैटो लिया, उसमें अपन ने यहां पर एक कैविटी बना दी। क्या बना दी बेटा, कैविटी। उस पोटैटो में आप समझ सकते हो कि अपन ने इस पोटैटो के अंदर यहां पर आपने क्या बना दी, कैविटी। ये कैविटी बना दिया आपने। यस। अब यहां पर आपने क्या लिया बेटा, इसमें पूरे बीकर में आप जानते हो कि यहां तक प्योर वाटर भरा है। यस, प्योर वाटर, जल विलायक। यस बेटा। और यहां आप कह रहे हो कि इसके अंदर जैसे अपन यहां इसका फर्स्ट लेवल ले लेते हैं, तो आप जानते हो बेटा कि इसका फर्स्ट लेवल अपन ले लेंगे जो अपने आलपिन के द्वारा यहां पे टच कर दिया लेवल को। यस। तो इसके अंदर, इसकी कैविटी के अंदर अपन क्या ले लेते हैं, इस कैविटी में अपन ने ले लिया क्या, शर्करा विलयन, शर्करा विलयन, शुगर सॉल्यूशन।
ले लिया आपने शर्करा विलीन। तो तुम जानते हो कि धीरे धीरे आप जानते हो कि जल अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इसके अंदर जाएगा, परासरण होगा, परासरण। और कैसे पता चला कि थोड़ी देर बाद में ये ए पॉइंट हो गया, थोड़ी देर बाद में आपने देखा तो बेटा जो आलू की कैविटी थी, आलू की जो गुहा थी, तो बेटा आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद आपने उसमें देखा कि यहाँ आपने प्योर वाटर ले रखा है, और प्योर वाटर ले रखा है तो जल के अणुओं की जो गति हुई, जल के अणुओं की क्या हुई भी गति, और जल के अणुओं की गति हुई तो जो यहाँ पे लेवल था, यहाँ इस कैविटी में, इस गुहा में जो लेवल था वो पहले से क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। पहले वाला लेवल मान लो यहाँ था और दूसरा लेवल यहाँ तक आ गया तो इंक्रीज हो गया। यस बेटा, अब ये इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जल के अणु अंदर गति करे तभी तो इंक्रीज हुआ, तभी तो क्या हुआ, इंक्रीज। तो ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप है। क्या बताओ, पोटैटो ऑस्मोस्कोप। यस, अब देखें यहां पर नोट क्या है कि इस प्रयोग में पहली बात अपन क्या करेंगे, इस प्रयोग में उबला हुआ आलू नहीं लेंगे, आलू नहीं लेंगे। इसका मतलब बेटा क्या करोगे आप कि अनबॉइल्ड, जो बॉयल नहीं होना चाहिए भाई, है ना, फ्रेश पोटैटो लेंगे। यस, एक तो बात, इसमें उबला हुआ आलू नहीं लेंगे, इसलिए अपन अनबॉइल्ड, बिना उबला हुआ और फ्रेश पोटैटो लेंगे। ये लो जी। दूसरी बात क्या है बेटा, देखो कुछ आलू में आपने देखा होगा कि यहां जैसे खुरदरापन, ऐसे खुरदरापन आ जाता है, खुरदरापन, उसको आप कहते हो रिंड, मतलब सुबेरिन का आवरण आ जाता है ना, तो वो सुबेरिनीकृत आवरण वाला आलू नहीं लेंगे, है ना, बिल्कुल जैसे ब्राउन, ऐसे फ्रेश पोटैटो लेंगे और चम्मच से कैविटी बना देंगे। चम्मच से क्या बना देंगे, कैविटी। अच्छा सुनो, यहां शर्करा विलीन भरेंगे। अच्छा एक नोट और अपन लिखते हैं कि भी आलू के परासरण मापी का अपन प्रयोग करते हैं, तो ध्यान से सुनना कि आलू की गुहा में NaCl सॉल्यूशन, जो सोडियम क्लोराइड का विलीन होता है, NaCl सॉल्यूशन, वो नहीं भरेंगे, NaCl सॉल्यूशन नहीं भरेंगे, है ना बेटा। साल्ट जो लवण होता है ना, सोडियम क्लोराइड, NaCl का सॉल्यूशन नहीं भरेंगे, क्योंकि जो आलू की कोशिकाएं होती है, आलू की कोशिकाएं सोडियम आयन के लिए पारगम्य होती है। पारगम्य होती है। यस बेटा, तो आलू की कोशिकाएं सोडियम आयन के लिए क्या होती है, पारगम्य। बात को समझ रहे हैं। इसलिए सारी बातें आपके सामने हैं कि अपन उबला हुआ आलू नहीं लेंगे, अनबॉइल्ड फ्रेश पोटैटो लेंगे। और जैसे ये आपका होता है रिंड, मतलब सलवाल पे कभी कभी वहां सुबेरिन का आवरण आ जाता है, रिंड, तो ये रिंड वाला यानी सुबेरिनीकृत आवरण वाला आलू नहीं लेंगे। और आलू की गुहा में NaCl, सोडियम क्लोराइड या जो लवण होता है उसका सॉल्यूशन नहीं भरेंगे, क्योंकि आलू की कोशिकाएं सोडियम आयन के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। बात को समझ रहे हैं। यस, अब मेरे बेटा ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आपका थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट क्या है, थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट क्या है, ताकि अपन को परासरण दाब को पढ़ने में सहायता मिलेगी।
बेटा देखो अगला अपन देखते हैं थिस्टिल फनल एक्सपेरिमेंट। तो देखिएगा कि थिसिल फनल प्रयोग क्या होता है। थिसिल फनल में आप जानते हो बेटा कि जैसे एक फनल होती है, ये फनल है, इसको ऊपर उल्टा कर लेते हैं। फिर इस फनल का जो ये सिरा है, इसके ऊपर अपन बेटा यहाँ पर क्या ले लेंगे कि यहाँ अपन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको बाइंड कर देंगे। ऐसे ये बांध दिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यस, अब आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले ली, यानी इसे अच्छे से बताता हूं मैं कि आप यहां पर इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली से ये लो कर दिया बेटा। अब तुम जानते हो कि इसके अंदर अपन ने शुगर सॉल्यूशन, मान लो शुगर सॉल्यूशन भर दिया, शर्करा विलीन और इस लेवल तक भर दिया, ये लेवल ए। अच्छा सुने, आपने इसको यहां शुद्ध जल के बीकर में रखा, शुद्ध जल के बीकर में, और यहां तक आप जानते हैं कि इसमें आपने ये प्योर वाटर है, ये बीकर है, और ये शुद्ध विलायक यानी जल। और बेटा आप जानते हो कि इस फनल के अंदर यहां मैं एक ही मैं बता देता हूं, यहां शुगर सॉल्यूशन है, शर्करा विलियन है। अब आपको देखो वहां एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल फ्रेश वाटर, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम की ओर जाएगा, तो जल के अणुओं की एंट्री होगी अंदर, जल अपन अंदर जाएगा बेटा इसके अंदर। जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाए तब तक जल का अणु अंदर जाते जाएंगे। अब जाते जाएंगे तो यहां पर आप जानते हो कि जल के अणुओं का यहाँ लेवल, बाद में लेवल बढ़ेगा, तो फिर लेवल आपको क्या बता रखा है, जैसे बी लेवल। तो ये जो अंदर पानी गया, पानी की ये अमाउंट जो अंदर गया, ये परासरण हुआ। ये क्या हुआ बेटा, परासरण। तो ये आपको वहां थिसिल फनल का जो प्रयोग बता रखा है एनसीईआरटी ने, वहां एक बार के लिए आपको उस फनल के सिरे के ऊपर आपको बांध रखी है झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, और उस फनल के अंदर आपको भर रखा है शर्करा विलयन, और बीकर में आपका शुद्ध जल है, और फिर जल की एंट्री बता रखी ना आपको अंदर, और जल की एंट्री जैसे लेवल ए से बी पर गई तो इतना परासरण हो गया, तो परासरण का मापन हो गया ना भाई, इतना परासरण हो गया, इतने जल के अणु अंदर चले गए। बात को समझे? तो ये आप जानते हैं कि परासरण का प्रदर्शन है। और अब देखिएगा कि इसी प्रयोग के द्वारा वहां पर आपको इसके द्वारा आपको समझाया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, परासरण दाब क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सीधी सी लाइन देखो मैं लिखूंगा यहां पर, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। आप देखिएगा बेटा कि परासरण दाब रियली में है क्या, समझ रहे हो? तो परासरण दाब है क्या, किसे कहते हैं परासरण दाब? यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा बेटा,
और उस थिसिल फनल के प्रयोग के द्वारा आपको समझा रखा है कि देखो वहां आपने आलू के परासरण दर्शी में देखा कि आलू की गुहा में शर्करा विलीन है, बाहर शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल जा रहा है अंदर, और जब तक जाता रहेगा जब तक साम्य स्थापित नहीं हो। अब यहां देख लीजिएगा कि यहां मान लो कि ये चैम्बर ए है और ये चैम्बर बी है, तो जल के अणु जा रहे हैं, कब तक जाएंगे? इधर का विसरण दाब ज्यादा है और इधर का विसरण दाब कम है, तो जब तक कि विसरण दाब का अंतर रहेगा, जब तक कि विसरण दाब का अंतर रहेगा, और जब विसरण दाब बराबर हो जाएगा तो जल के अणु की जाने की गति रुक जाएगी। नेट मूवमेंट शुद्ध, अगर एक जाएगा तो एक वापस आ जाएगा, मतलब नेट मूवमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं ना? तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, उसका मान कितना होता है, कितनी वैल्यू है, और वो किस चीज को कराने में सहायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताता हूं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि परासरण दाब दाब के उतने मान के बराबर होता है। मैं यहां कहूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपन कहेंगे बेटा कि परासरण दाब दाब के उतने मान के बराबर होता है, उतने मान के बराबर होता है। यस बेटा, क्लियर बेटा? जितना दाब जल के परासरणीय प्रवेश को रोकने के लिए अपन कहें बेटा बाहर से लगाना पड़ता है। है ना बेटा? क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? केमिस्ट्री में आपको दे रखा है और बहुत अच्छे से समझा रखा है कि परासरण दाब दाब के उतने मान के बराबर होता है, उस वैल्यू, प्रेशर की उस वैल्यू के बराबर होता है जितना दाब जल के परासरणीय प्रवेश को रोकने के लिए बाहर से लगाना पड़ता है। यस, तो वही आप जानते हैं बेटा कि दाब की वो वैल्यू क्या है, आप समझ सकते हैं बेटा कि परासरण दाब है। क्या है बेटा? परासरण दाब। यस, है ना? अपन कैसे निकालेंगे बेटा? देखो इस बात को अपन कैसे निकालेंगे, जैसे एनसीईआरटी ने थिसिल फनल प्रयोग कर रखा है, थिसिल फनल प्रयोग कर रखा है, और आपको पता है कि थिसिल फनल प्रयोग के अंदर ये फनल ले रखी है, ले रखी नहीं फनल, ये फनल है, और आपको अच्छे से पता है कि यहां पर देखो फनल के चारों ओर, जैसे कि फनल के चारों ओर बेटा वहां पर्चमेंट पेपर, और अंदर आपको क्या भर रखा है बेटा? शुगर सॉल्यूशन, शर्करा विलियन। और फिर आप जानते हो कि इसको आपने किस में रख रखा है? शुद्ध जल में। ये लो जी, शुद्ध जल। अब बताओ, शुद्ध जल में रख रखा है तो जल के अणु तो जाएंगे अंदर, क्योंकि इधर जल के अणु की सांद्रता यहां बीकर में यहां ज्यादा ना, तो जल के अणु, पहले मैंने परासरण का प्रदर्शन बताया था, अंदर बताया था। फिर वहां देखो एनसीईआरटी ने क्या कह रखा है, एनसीईआरटी ने क्या कह रखा है कि भी अब तो जल के अणु अंदर जाएंगे, लेकिन वहां एनसीईआरटी ने एक पिस्टन ले रखा है। दिमाग लगाओ, उसने क्या ले रखा बताओ? पिस्टन। और वहां क्या कर रखा है कि पिस्टन की सहायता से आप प्रेशर अप्लाई करो, इसके ऊपर लगाते जाओ, प्रेशर अप्लाई करो, और प्रेशर की वो वैल्यू, दाब की वो वैल्यू जिससे यहां जल का प्रवेश रुक जाए, जल का प्रवेश क्या हो जाए? रुक जाए।
दाब की वो वैल्यू जो जल का प्रवेश यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाए। इसका मतलब दाब का इतना अंतर था तब जल का प्रवेश हो रहा था, और ये बाहर से दाब आरोपित किया गया, और दाब की वो वैल्यू पिस्टन की सहायता से बाहर से दाब आरोपित किया गया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया, और प्रेशर को लगाते गए प्रेशर की वो वैल्यू जहां जल की गति अंदर जाना रुक जाए, जल के अणु का प्रवेश होना क्या हो जाए, रुक जाए, तो उस वैल्यू के बराबर ही तो क्या होगा, परासरण दाब होगा, है ना बेटा। यहां पर भी देखो कि विसरण दाब के अंतर के कारण परासरण हो रहा है, विसरण दाब के अंतर के कारण। तो ये जो विसरण दाब का अंतर है ना, ये विसरण दाब का अंतर ये कैसे खत्म कर सकते हैं, जैसे दिमाग लगाना, मैं यहां बाहर से पिस्टन की सहायता से, इधर साइड प्रेशर अप्लाई करूं, और मैं प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं, प्रेशर अप्लाई करता जाऊं, प्रेशर की वो वैल्यू जब जल का प्रवेश रुक जाए तो मतलब उस प्रेशर की उस वैल्यू के बराबर आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। कौन होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, तो आप ध्यान देना कि प्रेशर की वो वैल्यू, तो आपने कहा परासरण दाब, दाब के उतने मान के बराबर, उस वैल्यू के बराबर होता है जितना दाब जल के परासरणीय प्रवेश को रोकने के लिए बाहर से लगाना पड़े। तो बाहर से लगाकर अपने काउंट कर लिया कि भाई कितना दाब है, कितना दाब का अंतर है जिससे जल की गति हो रही है, और दाब की वो वैल्यू के बराबर ही आपका क्या होगा, परासरण दाब। बोलो बेटा यस। और अपन कहें बेटा, यानी भी ये आपका परासरण दाब होता है, या मैं सीधी सी बात कहूं, इसके अलावा अपन मैं कहूं कि परासरण दाब शुद्ध जल एवं विलयन के बीच विसरण दाब का अंतर है, विसरण दाब का अंतर। अरे बेटा, शुद्ध जल और विलयन के बीच विसरण दाब का अंतर ही तो है, और आप समझ सकते हैं कि वहां विसरण दाब का अंतर बना किसके कारण, विलय की सांद्रता के कारण, सोल्यूट के कारण बना, विलय के कारण। तो फिर अपन क्या कह देंगे कि घोल में विलयन में जो परासरण दाब है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है ना बेटा, ओपी विलय का गुण है, विलय का गुण होता है। बोलो किसका गुण होता है बेटा, विलय का गुण होता है। बात को समझ रहे हैं कि ओपी किसका गुण है, विलय का गुण है। यस, अब आप समझ सकते हैं कि भाई उस घोल में ओपी विलय का गुण होता है कि विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की सांद्रता ही परासरण सांद्रता है। विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की सांद्रता ही क्या है, परासरण सांद्रता। और मैं आपको अच्छे से समझा दिया कि भाई घोल में जो ओपी है वो आप समझ रहे हैं विलय की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन कई बार नीट एग्जाम में आ गया कि विलयन में परासरण दाब विलय की गुण है, विलय का गुण है। किसका गुण है बताओ, विलय का। यस बेटा। और विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की सांद्रता, सोल्यूट की विलय की सांद्रता परासरणीय सांद्रता कहलाती है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन परासरणीय सांद्रता कहलाती है। यस बेटा। और अभी आपने पीछे परासरण सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के पढ़ लिए थे, फिर अल्परासरी, समपरासरी या फिर क्या अतिपरासरी। बात को समझ रहे हैं? तो यही तो बात हुई ना आपकी। यस। अब आप जानते हो, जैसे मान लो शुद्ध जल है, शुद्ध जल। अब शुद्ध जल 2 चैम्बर ले लिया आपने, शुद्ध जल और अर्धपारगम्य से पृथक कर दिया, तो जल का प्रवाह होगा ही नहीं, नेट मूवमेंट तो 0 होगी ना।
क्योंकि अंतर ही नहीं है दाब का। यस, तो शुद्ध जल का, क्योंकि ये तो विलय का गुण है ना, विलय का गुण है, तो शुद्ध जल का परासरण दाब यानी ओपी शून्य होगा। और तनु विलयन थोड़ा सा विलय है, तनु विलयन, तो तनु विलयन का थोड़ा सा प्लस प्लस, और सांद्र विलयन का ज्यादा होगा ओपी। सांद्र विलयन तो प्लस प्लस प्लस, सांद्र विलयन यानी प्लस प्लस प्लस। बात को समझ गए? अब आप देखिएगा कि अपन ओपी का मापन कैसे करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे मेजरमेंट करें। केमिस्ट्री में तो आप अच्छे से जानते हो ओपी का मापन। हाँ तो बेटा देखो, ओपी का मापन यानी प्रासरण दाब का मापन। तो देखिएगा ओपी का मेजरमेंट कैसे होता है। तो यहां अपन दो सिस्टम लेते हैं। एक बेटा अपन ओपी के मापन के लिए लेते हैं बायोलॉजिकल, सॉरी पहले केमिस्ट्री में आप कहते हो ना नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम, नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम। और एक अपन बात बेटा कि आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम यानी जीवित कोशिका। ये तो यहां तो पादप कोशिकाओं की बात करेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में तो। और यहां आप समझ सकते हो कि नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम जो अजैव तंत्र, मतलब जो केमिस्ट्री में आप बात करते हो विलियन का ओपी निकालते हो, विलियनों का ओपी का मेजरमेंट करते हो। तो देखिएगा कि नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में दो प्रकार के जो होते हैं पदार्थ। एक आपके होते हैं बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप समझ सकते हो विद्युत अनअपगठ्य, विद्युत अनअपगठ्य। और एक आपके होते हैं इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपगठ्य। यस बेटा। अब इनके लिए सीधा फॉर्मूला होता है ओपी बराबर CRT। ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ओपी बराबर MRT। एम क्या है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है यानी विलय की मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन है। आर क्या है, गैसियस कांस्टेंट है, गैसियस नियतांक है। टी परम ताप, जो टेम्परेचर है केल्विन में लेते हैं। तो ओपी बराबर CRT या ओपी बराबर MRT। एम क्या है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, विलय की सांद्रता, गैसियस नियतांक और परमताप। यहां विद्युत अपघट्य के लिए और जुड़ जाता है ओपी बराबर CRT और I, ये आयनिकता है ना, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन विभव, आयनिकता I और जुड़ जाता है। या फिर ओपी बराबर MRTI, MRTI। ये तो फॉर्मूला होता है ना। यस बेटा, ये तो आप जानते हो कि नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में, केमिस्ट्री में तुम विलियन का ओपी निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज करते हो। यस बेटा। और यहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम में अपन अभी आगे पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस, एक जीवद्रव्य कुंचन घटना पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोलाइटिक मेथड के द्वारा, प्लाज्मोलाइटिक मेथड के द्वारा अपन ओपी निकालते हैं। यस बेटा, क्लियर बात है ना। तो फिर अपन उसके थ्रू अपन ओपी का क्या करते हैं, मापन करते हैं। अब देखिएगा यहां मैं आपको बताता हूं किसी विलियन का ओपी कैसे निकालें, और अनअपगठ्य और अपगठ्यों की भी अपन तुलना कर लेते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले अनअपगठ्य का एग्जांपल देता हूं। जैसे बेटा कि 1 m, जैसे मैं सबसे पहले आपको मैंने क्या ले लिया, 1 m, 1 मोलर कंसंट्रेशन ले ली। 1 m ग्लूकोज या कोई भी शर्करा विलयन ले लिया, 1 m ग्लूकोज है ना बेटा। 1 m ग्लूकोज का 0 डिग्री पर
OP, 0 डिग्री पर 1 m ग्लूकोज। यस बेटा, तो सीधा तुम फॉर्मूला लगाओ, विद्युत अनअपघट है तो OP बराबर mRT। तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी है यहां पर, 1 m ले लिया, इनटू गैसेस कांस्टेंट, तो गैस नियतांक 0.0821 होता है। परम ताप 0 डिग्री को आप केल्विन में बदलो तो 273। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि यहां लगभग 22.4 एटमॉस्फेयर इसका OP आएगा। ऐसे अपन इसको ले लें 20 डिग्री पर। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि भाई यहां 273 की जगह क्या आ जाएगा, 293। यस, तो 1 m ग्लूकोज का 20 डिग्री पर OP, तो बेटा आप क्या करोगे, OP बराबर mRT, तो वो तो 1 इंटू 0.0821 इंटू 293, क्योंकि 0 डिग्री 273 केल्विन, तो 20 डिग्री की 293 केल्विन, तो यहां लगभग 24 एटमॉस्फेयर OP आएगा। यस बेटा, लेकिन अगर अपन यहीं पे यहां ले लें अपन 1 m NaCl, तो लगभग दुगना देखना, 1 m NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, ये विद्युत अपघट्य है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई, इलेक्ट्रोलाइट 1 m NaCl। तो NaCl की बात करूंगा मैं, तो बेटा आपके सामने देखो क्या होगा कि OP बराबर mRT, ये तो आएगा I, तो यहां पर NaCl जल में टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में, तो I कितना होगा, 2। यस, तो लगभग इसके डबल हो जाएगा। तो विद्युत अपघट्यों अगर समान सांद्रता अनअपघट्य की अपघट्य की लें तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोल अनअपघट्य शर्करा और 1 मोल अपघट्य लें तो लगभग दुगना, समान सांद्रता पर दुगना OP आएगा। इसलिए अगर मान लो ऐसे आ जाए आपके सामने एक चैम्बर है और इस चैम्बर में इधर आपके पास में सेम 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन ले रखा है, 1 m, जैसे मैं ऐसे बना देता हूं आराम से बेटा, आपके पास में देखो बेटा ये चैम्बर है। यस, तो ये आपके पास में चैम्बर है, ये लो जी। अब आपके पास में इधर ने तो आपने ले रखा है 1 m ग्लूकोज और इधर आपने लिखा है 1 m NaCl। सांद्रता समान है, ताप भी समान है ना, लेकिन आप जानते हैं कि जल की मूवमेंट इधर से इधर होगी, A से B की ओर, क्योंकि इसका OP कम होगा और इसका OP क्या होगा, ज्यादा, और जल की गति कम OP से अधिक OP की ओर होती है। जल की गति कम OP से अधिक OP की ओर होती है, OP की ओर होती है। बात को समझ रहे हैं आप, लो OP से हाई OP, क्योंकि विलय का गुण है। तो खैर ये मैं आपको बेटा OP और क्या होता है, OP को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और कुछ और इससे एक्स्ट्रा बातें, और फिर अपन जीवद्रव्य कौन से इस पे पढ़ेंगे। यस, तो इस लेक्चर में बेटा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।